हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वानिया नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और आज मैं आ गई हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी पोएम लेके, जो कि आपके सिलेबस की लास्ट पोएम भी है। मेरे साथ ऑफ कोर्स हमारे जो प्यारे से क्यूट से पैंडा हैं वो हर बार आ जाते हैं, और इस बार भी वो आ गए हैं। और हर बार ही हमें कहीं ना कहीं नई जगह ले जाते हैं, कई बार कहीं ले जाते हैं, कई बार कुछ स्टोरीज बताते हैं। आज हमें ये एक्चुअली अपने साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम डिस्कस करने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इस पोएम का जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि इंसान जो होते हैं, हम और आप, बाहरी रंग रूप से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि जो भी है वो हम बाहर की जो आउटर ब्यूटी है वो हमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आकर्षित करती है। वेयर एज गॉड इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग मे बी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी, या आप कह सकते हैं कि गॉड इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग इज़ द एग्जिस्टिंग नॉलेज और ट्रूथ, जो हमें उस चीज़ के लिए हमें पसंद करते हैं, या उस चीज़ को हमारी देखते हैं जो हमारे अंदरूनी होती है या हमारे अंदर की होती है। ठीक है, तो इसके साथ आप समझ चुके हैं कि हम पोएम की बात कर रहे हैं, और वो पोएम कौन सी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम विच इज़ फॉर एन ग्रेगरी। अब ये अगर आप देख रहे हैं, ये हमारी क्लास 10th की आपकी आखिरी पोएम है। ठीक है, सारी पोएम्स हम अभी तक कर चुके हैं, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी कि हम वन शॉट में किस तरह से पढ़ाई करते हैं। अब जब आप बात करते हैं तो वन शॉट में मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये होता है कि मैं नॉर्मली हम पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इस मामले में हम पूरी पोएम डिस्कस करते हैं, और उसमें जो भी एनोटेशन का पार्ट है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, हम वो तो करते ही हैं, ग्लॉसरी समझने की कोशिश करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कोर्स उसका पार्ट है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि आप जो पोएट है वो क्या बात कह रहा है, और पोएट की लाइफ के आसपास की जो इर्द गिर्द की कहानियाँ हैं, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट होती हैं समझना। या आप कह सकते हैं पोएटिक स्केच, जो आप कहते हैं कि पोएट की लाइफ का, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द पोएट, अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं। राइट, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एन ग्रेगरी, ठीक है, एन ग्रेगरी, आपको नाम से कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही, कोई चीज़ एकदम से समझ में नहीं आ रही कि एन ग्रेगरी मतलब क्या। अब यहाँ पे देख लो, ये देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे येलो हेयर्स, ठीक है, कुछ येलो हेयर्स जो हैं वो थोड़े से ऑड लग रहे हैं आपको, लेकिन पूरी की पूरी पोएम जो है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो यही येलो हेयर है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है, समझ लें हम कि ये जो पोएम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक लिटरेरी मूवमेंट के हिस्सा आपका का हिस्सा रही है, इन द सेंस कि ये बड़ी सब्जेक्टिव सी पोएम है। ये पोएम लिखी है W.B. येट्स ने, मतलब विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है। विलियम बटलर येट्स अपने आप में अगर आप बात करते हैं तो बहुत बड़ा नाम है जब आप बात करते हैं 20th सेंचुरी लिटरेरी जीनियसेस की। ठीक है, मतलब अगर आप बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम येट्स, बटलर येट्स, T.S. इलियट, इज़रा पाउंड, ये बहुत बड़े नाम हैं जब आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। खासकर जब आप विलियम बटलर येट्स की बात करते हैं तो ये आयरिश मूवमेंट जो था, मतलब आयरिश पोएट थे, और बहुत बड़ा नाम है ये। जैसे कि अगर आप बात करते हैं आयरिश लिटरेचर में तो विलियम बटलर येट्स और G.B. शॉ, तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक ही समानता के या एक ही समतल पर आप ये दोनों नाम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन G.B. शॉ जो थे प्ले राइट थे, विलियम बटलर येट्स जो थे वो पोएट थे, और इनका योगदान बहुत बड़ा जो आयरिश लिटरेरी मूवमेंट है उसमें रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इनफैक्ट ये भगवत गीता से बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ बात की जाए तो बहुत एजुकेटेड थे, भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके ट्रांसलेशन का काम में विलियम बटलर येट्स का काफ़ी नाम रहा है। उसके अलावा बहुत बोल रही हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे विलियम बटलर येट्स का, आपको शायद ये पोएम की जो गहराई है या ग्रेविटी है वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है विलियम बटलर येट्स को 1923 में आप कह सकते हैं तकरीबन 100 से ज़्यादा पोएम्स उन्होंने कंपोज की, और 1923 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर लिटरेचर, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े ख्याति के वो पोएट थे। ठीक है, दूसरी बात, इनके साथ एक और चीज़ है कि एबे थिएटर बहुत बड़ा नाम है, उसकी स्थापना या उसकी फाउंडेशन रखने वाले अगर आप व्यक्ति में से, लोगों में से किसी का नाम आता है तो उसमें भी इनका नाम जो है बहुत प्रमुख लिया जाता है। अब यहाँ पे अपन स्टोरी समझ लेते हैं कि विलियम बटलर येट्स की कहानी, ये सब्जेक्टिव स्टोरी है उनकी, और एक लड़की थी एन ग्रेगरी। अब ये नाम समझ में दिक्कत आ रही थी ना,
कि भाई ये एन ग्रेगरी है कौन, तो ये बेसिकली एक लड़की थी एन ग्रेगरी, उसकी कहानी है, उनके बीच का जो संवाद था, कॉन्वर्सेशन था, उसके बाद या उससे प्रेरित होकर ये पोएम जो है वो लिखी गई है। अब एन ग्रेगरी एग्जैक्टली कौन थी? जो म्यूज़ थी, म्यूज़ कौन होता है? जिस पे आप अपना लिटरेरी वर्क जो है वो समर्पित होता है या जिसको देख के लिखा जाता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं म्यूज़। तो ये जो म्यूज़ थी एन ग्रेगरी, अब इसमें ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या संबंध था या क्या रिलेशन था आपस में, लेकिन ये ज़रूर है कि इनका एन ग्रेगरी से जब उनका जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसके बाद उन्होंने ये पोएम लिखी है। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो एन ग्रेगरी है इनके बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के हेयर थे, गोल्डन येलो हेयर थे, और वो गोल्डन येलो हेयर देख के जो है मतलब काफ़ी शी वॉज अट्रैक्टिव लुकिंग बिकॉज ऑफ अ गोल्डन येलो हेयर, और वहाँ पे उस चीज़ से वो इंस्पायर हुई है पोएम, और वहाँ पे इसी वजह से आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो येलो हेयर आपको दिख रहे हैं ये ऑड येलो हेयर नहीं है, इन्हीं के ऊपर पूरी की पोएम जो है आप कह सकते हैं कि पूरी थीम जो है वो यहीं से आई है, ये इंस्पिरेशन यहाँ से ड्रॉ हुई है। ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम वंस। Never shall a young man throw into despair by those great honey-colored rampart at your ear. Love you for yourself alone and not your yellow hair. अब यहाँ पे अगर आप ये लाइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एन ग्रेगरी के साथ, आप ये कह सकते हैं कि एक संवाद के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि एक संवाद के फॉर्म में ये बात जो है यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, क्या कही जा रही है? Never shall a young man throw into despair by those great honey-colored rampart at your ear. Love you for yourself alone and not your yellow hair. मतलब क्या बात हुई यहाँ पे? यहाँ पे एक सिंपल सी, अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो मैं आपको मोटे तौर पे इसकी थीम समझाती हूँ कि वो ये है कि इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट वी ह्यूमंस, या यहाँ पे जैसे बात हो रही है, अगर वो एन ग्रेगरी की बात हो रही है तो इन रेफरेंस टू द यंग मैन हु विल कम इन टू हर लाइफ और हु विल लाइक हर और गेट अट्रैक्टेड टू हर, ये बोला गया कि वो सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी को ही आप कह सकते हैं कि मद्देनज़र वो रखते हैं, या दे आर ओनली रियली फीचरिंग और ओनली रियली caring about the outer beauty or the outer persona that Anne Gregory carries, which is her yellow hair, which is very attractive, right? And it is very difficult for any young man, any average young man, to really look beyond that outer screen and really look out for the inner beauty of the girl and not really get affected by those yellow hair. मतलब ये बोला जा रहा है कि वो जो येलो हेयर हैं वो इतने डोमिनेंट हैं कि वो सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी, जिसको आप कहते हैं रैम्पेंट होना किसी चीज़ का, मतलब आप किले की दीवारें जैसे होती हैं कि वो किसी चीज़ को अंदर आने से रोकती हैं, है ना, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से वो एक शील्ड की तरह हैं, वो किसी की भी नज़र जो है आपकी इनर ब्यूटी तक नहीं पड़ने दे रही हैं, वो बाहर के बाहर आपका जितना भी अट्रैक्शन है जो भी है वो सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी तक ही सीमित है या रोक दे रहा है। ठीक है, नाउ but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. ठीक है, अब क्या बात हो रही है? अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि भाई देयर इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, राइट, एंड द पर्सन सेज कि भाई लेकिन आई कैन गेट अ हेयर डाई, राइट, मैं बाल का कलर कर सकती हूँ, मैं आई कैन गेट द हेयर डाई एंड आई कैन गेट माई कलर माई हेयर कलर्ड एंड आई कैन गेट देम इन एनी ह्यूज दैट आई वांट, मे बी इन ब्लैक, ब्राउन और कैरेट और व्हाटएवर, राइट, एंड व्हाट आई कैन डू इज दैट द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ। तो वो जो यंग मैन इन डिस्पेयर जिसकी बात हो रही है, ताकि अगर मैं सिर्फ अपने बाल कलर करा लूँ तो दैट यंग मैन में लव मी फॉर व्हाट आई एम और फॉर माई सेल्फ एंड नॉट द कलर ऑफ माई हेयर। तो माई कलर ऑफ माई हेयर विल नॉट बी दी डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द अट्रैक्शन दैट यंग मैन फील टूवर्ड्स मी। तो ये वाली बात हो रही है। नाउ आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesternight declare they had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब इसमें बात हो रही है अगेन, अब ये क्या हो रहा है, ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, टू वे ट्रैफिक, ठीक है, टू वे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, देन काउंटर स्टेटमेंट आ रहा है, देन यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट अ स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है जब उसने कहा कि भाई आई कैन गेट माई हेयर कलर्स इन वट एवर कलर्स आई वॉन्ट इन विद द हेल्प ऑफ द कलर डाई एंड आई कैन से दैट द मैन इन डिस्पेयर विल लव मी फॉर वॉट आई एम और हु आई एम एंड नॉट माई
येलो कलर्ड है। बट यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टरडे डिक्लेयर, मतलब उन्होंने कहा कि पर मैंने एक रिलीजियस मैन, जो ओल्ड बूढ़े ज़ईफ़ कोई रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति को मैंने ये कल बोलते हुए देखा, डिक्लेयर करते हुए देखा येस्टरनाइट, कि उसके पास एक ऐसा टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, टू प्रूव दैट ओनली गॉड, कि सिर्फ ईश्वर या सिर्फ भगवान माय डियर एक ऐसी शक्ति है या एक ऐसे एलिमेंट है या एक ऐसी चीज़ है दुनिया में, संसार में, जो आपको सिर्फ उसके लिए मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं जो कि आप खुद हैं, और आपको येलो हेयर के लिए आपके प्यार नहीं करते। और येलो हेयर से यहाँ का मतलब है सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक ऑफ आउटर ब्यूटी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि सिर्फ वो ऐसे एक शक्ति है जो आपको उसके लिए प्यार करती है जो आप खुद हैं, या जो आपकी आप कह सकते हैं कि आपकी जो बेरेंस है या आपकी एज अ पर्सन जो आप हैं उसके लिए आपको प्यार किया जाता है, उसके लिए आपसे वो अट्रैक्टेड होते हैं, या उसके लिए वो आपको देखते हैं, या उसके लिए वो आपको मानते हैं, और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हैं। राइट, तो ये पोएम है विलियम बटलर येट्स की, बहुत सिंपल सी पोएम है लेकिन मैसेज जो है बहुत क्लियर है। राइट, अबाउट द पोएट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। विलियम बटलर येट्स वाज born on 13th June 1865 in County Dublin, Ireland. He was the Irish poet and one of the foremost figures of 20th century literature, जैसे मैंने आपको बताया। आयरिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट के पिलर उनको माना जाता है। उन्होंने एबे थिएटर फाउंड किया था, ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एबे थिएटर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने सेनेटर के तौर पे भी काम किया था फ्री आयरिश स्टेट में फॉर 2 टर्म्स, ठीक है। और 1923 में जैसे मैंने कहा उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर टू लिटरेचर, और फर्स्ट आयरिशमैन थे वो अपने तौर पे जिनको ऑनर किया गया था। उनका देहांत जो है 28 जनवरी 1939 को फ्रांस में हुआ था। ऑलराइट, नाउ अब थीम क्या है। अगर हम थीम की बात करते हैं तो बेसिकली बहुत ही अंडरलाइंग थीम है, बेसिकली द आइडिया ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आइडिया, अगर मैं थीम की बात करूं तो इंटरनल ब्यूटी वर्सेस एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है। ये आपको थीम समझ में आ रही है कि आपके इनर ब्यूटी जो है उसकी तुलना जो है वो एक्सटर्नल ब्यूटी से की गई है। मतलब यहाँ पे अगर आप सिंबॉलिज्म की बात करते हैं तो येलो हेयर आर सिंबॉलिक ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल ब्यूटी, जो बाहर की जो चीज़ें हैं जिनसे देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, या बाहर की ऐसी चीज़ें जिनको देख के लोग आपकी तरफ खिंचे आते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, वो डिपेक्ट किया गया है यहाँ पे येलो हेयर्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि जो कल्चरल कंसेप्शन है, ठीक है, और वन ऑफ दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ, दैट इज़ व्हाई द आइडिया इज़ ऑफन वन डायमेंशनल एंड अनचेंजिंग, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इट इज़ बिलीव दैट वुमेन विथ लाइटर हेयर, अगर आप लाइटर स्किन कलर या लाइटर कलर की बात करते हैं, ठीक है, दो दैट इज़ नॉट द इशू है, वो यहाँ पे ये बात नहीं की गई है, ये यहाँ पे रेसिज्म शो करने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे रेसिज्म की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो रेसिज्म अगर आप कह रहे हैं कि रेसिज्म की बात है तो वो नहीं है, अंडरलाइंग आइडिया रेसिज्म नहीं है, इंटरनल ब्यूटी वर्सेस एक्सटर्नल ब्यूटी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइटर हेयर या लाइटर स्किन ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है, या ज़्यादा खूबसूरती का मानक अगर आप बात करते हैं तो स्टैंडर्ड जो है वो मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे वो रेशियल अंडरटोन नहीं है, ठीक है, रेशियल अंडरटोन नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति की जो बाहरी खूबसूरती या बाहरी अपीयरेंस होता है वर्सेस इंटरनल अपीयरेंस, उसकी बात है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे रेशियलिज्म की बात नहीं हो रही है, पहली चीज़, जो कि कई बार लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं इस पोएम से, और दूसरी बात यहाँ पे बात हो रही है मैन वर्सेस गॉड, ये भी एक इसका आप कह सकते हैं मैन वर्सेस गॉड। मतलब क्यों, क्योंकि इंसान जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो सिर्फ बाहरी खूबसूरती या बाहरी आकर्षण देखकर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि भगवान जो है वो आपकी इनर ब्यूटी देखता है, या गॉड लव्स यू फॉर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू
ओन एज अ पर्सन, वॉट यू आर एज अ पर्सन, राइट। तो यहाँ पे एक तरह से तुलनात्मक बात की गई है। नाउ अब आप बात कर लेते हैं वेयर एज वुमेन विद डार्कर हेयर आर अगली। ये बात यहाँ पे डार्कर हेयर और अगली तो नहीं रियली, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट है जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी। जाहिर सी बात है इंग्लैंड में या आयरलैंड में उस टाइम पे, तो आपको ये मालूम है कि उस टाइम पे वाइट कलर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, बोलबाला था, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द ग्रेविटी ऑफ दैट सिचुएशन कि कोई चीज़ जब लिखी जाती है, बोली जाती है, तो वो उस कंटेक्स्ट में उस टाइम पीरियड में होती है या उस टाइम पीरियड के लिए होती है जब वो लिखी गई है ना। तो आपको ओवरऑल आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस आइडिया इज टू pervasive that everyone takes it for granted and believes in blindly. Even N. Gregory thinks that the same way about beauty. She believes that if she dyes her hair black or brown or red, then she will look ugly as opposed to her naturally blonde and happy and honey color traces that makes her look beautiful. However, the poet gives us the alternate idea of beauty. अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब बात होती है कि भाई मैं अपने बाल चाहूँ तो कलर करा सकती हूँ, ठीक है। And the thing is that she actually believes that the color of her hair is kind of a determining factor, ठीक है। जबकि आपको जो पोएट हैं वो एक alternative belief देते हैं, एक alternative idea देते हैं of the beauty when he says that basically he tells Anne that since she is beautiful person on the inside, ठीक है, मतलब वो अंदर से अंदरूनी तौर पे वो एक अच्छी इंसान है, खूबसूरत इंसान है, तो उनको बेसिकली वो कभी भी अगली नहीं लगेंगी या वो कभी भी बदसूरत नहीं लगेंगी अगर आप बात करते हैं even if she wants to, right। उनका कहना है कि ब्यूटी एग्जिस्ट विद इन अस एंड नॉट आउटसाइड। मतलब यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी की बात है, बात उसकी हो रही है कि जो खूबसूरती होती है वो इंसान की अंदरूनी होती है, वो बाहर की चमक धमक या लुक्स या बालों के रंग या स्किन के रंग या चमड़ी के रंग से डिटर्मिन नहीं होती। However, we do not see Anne responding to the poet's unconventional idea of beauty in this poem. अब जैसा मैंने कहा कि एक कॉन्वर्सेशन के हिसाब से थी, वो संवाद जो आपस में चल रहा था, ठीक है। तो देयर वाज डायलॉग 1 एंड देन देयर वाज अ काउंटर डायलॉग एंड देन देयर वाज अ कंक्लूजन जो था, जो डायलॉग था, और कंक्लूसिव डायलॉग जो था वो किसका था, पोएट का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एन ने फाइनली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया पोएट के फाइनली जो कंक्लूसिव आइडिया उन्होंने पुट ऑन किया उसके बाद। हेंस वी डू नॉट नो इफ हिज आइडिया हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हर और नॉट। इसलिए ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ओपन एंडेड छूट गया है, ठीक है, ओपन एंडेड छूट गया है। बिकॉज ओपन एंडेड इसलिए छूट गया है बिकॉज यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि उन्होंने फाइनली उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया या उन्होंने फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर शी अगेन हैड सम काउंटर आंसर फॉर दैट। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो दैट इज काइंड ऑफ समथिंग विच इज़ लेफ्ट ओपन एंडेड। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। समरी क्या है? Summary basically for Anne Gregory is one of the best love poems written by William Butler Yeats. अब love poem इसलिए हम कहते हैं love poem या romantic poem से हमारा necessarily ये मतलब नहीं होता that we are talking about a man and a woman falling in love. Love poem or romantic poem means something which is not of the regular worldly or materialistic something which do not really is not inspired by the materialistic of bearing, ठीक है। उसका मतलब होता है हमारा love poem या romantic poem से। अब in this poem a love between a man and woman is presented. Love is done by the core of one's heart. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वो कहते हैं कि बेसिकली अगेन जैसे मैंने कहा कि एन ग्रेगरी कौन थी, क्या थी, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी विलियम बटलर येट्स की लाइफ में, या वो एग्जैक्टली क्या किस पोजीशन पे वो थी उनकी लाइफ में, या किस कैपेसिटी में वो उनसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं है हमें। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट एंड वी विल नॉट एक्चुअली ड्रॉ एनी कंक्लूजन आउट ऑफ इट। लेकिन हम ये बता दें कि यहाँ पे बात हो रही है दो अलग अलग तरह के, दो अलग अलग आप कह सकते हैं पैमाने, जिसको आप कहते हैं ना, दो अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लव की बात हो रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लव की बात हो रही है, ठीक है। नाउ इसमें अगर आप कहते हैं, अब इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई इट डजंट मैटर द कलर ऑफ द हेयर और स्किन, ठीक है। अगर वो चेंज भी हो जाता है तो भी इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर लव इट डज़ नॉट मैटर द कलर ऑफ द हेयर और स्किन चेंजेस, इससे कोई
फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक ही बात है कि अगर आपका कलर बालों का कुछ भी हो, आपकी स्किन का कलर कोई भी हो, इससे प्यार में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि एन ग्रेगरी की अगर आप बात करते हैं तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि भाई कोई इंसान जो अंदर से खूबसूरत है, अंदर से अच्छा है, वो बाहर से कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बाहर की आउटर ब्यूटी की वजह से, आउटर लुक्स की वजह से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते दैट द पर्सन इज़ ब्यूटीफुल और अगली। दिस इज़ द काउंटर theory of that. Now, in this poem, the poet gives the description of lover's love for the lady. अब वो कहता है the lover liked the yellow color of the lady's hair, but he does not like her ramparts. The lady does not approve of his love. She wishes for such a lover who loves her internally but not physically. She says her yellow hair is temporary. She may dye them into brown or black or carrot color soon, and then that the poet says that the god only loves. अब वो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, वो कहीं ना कहीं एन ग्रेगरी भी ये बात जानती है कि उसके येलो कलर के जो बाल है उसके अट्रैक्शन का कारण है, जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। दूसरी बात पे लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को भी काउंटर करना चाहती है कि भाई सिर्फ मुझे इस वजह से प्यार नहीं किया जाता कि मेरे बाल येलो हैं। अगर मैं उनको, वो कहीं ना कहीं ये जानती है कि अगर मैं उनको ब्राउन या रेड या किसी और कलर में भी करा लूँ, कैरेट कलर का भी करा लूँ, तो भी जो सामने वाला है वो मेरी मुझे देखेगा या मेरी खूबियों से प्यार करेगा, मेरे कलर से नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें सामने समझ में आती है कि जब वो कहती है कि मैं अपने बाल ब्राउन करा लूँ या कैरेट करा लूँ, तो कहीं ना कहीं वो ये जानती है कि वो कम करने की बात कर रही है, राइट। मतलब वो अपनी खूबसूरती को कम करने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है, ये भी फैक्ट इसमें दर्शाया गया है कि वो खुद भी ये मानती है कि येलो कलर के बाल जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या ज़्यादा उसकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, और ब्राउन और कैरेट कलर के बाल जो हैं वो एक्चुअली उससे कम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से, ये जो डायमेंशन है, इससे बात समझ में आती है दैट शी हरसेल्फ बिलीव्स इन द फैक्ट, राइट। हालांकि वो उस चीज़ के लिए वो काउंटर कर रही है, इस चीज़ के लिए वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं ये भी करा लूँगी, अगर मैं ब्राउन भी करा लूँगी, अपने कैरेट भी करा लूँगी, तो भी जो सामने वाला मुझे चाहता है वो मुझे चाहेगा। लेकिन ये बात बोलने में ही, ये स्टैंडर्ड या ये कंपैरिजन ड्रॉ करने में ही एक चीज़ क्लियर हो रही है कि वो खुद भी कहीं ना कहीं ये बात समझती है कि उसके येलो कलर हेयर जो है वो उसको एज देते हैं ओवर द ब्राउन कलर्ड गर्ल और ओवर द कैरेट हेयर कलर्ड गर्ल, ठीक है। ये बात आती है और वो कहती है कि वो टेम्पररी हैं और मैं चाहूँ तो हेयर डाई से इनको कवर भी कर सकती हूँ। नाउ द पोएट सेज, और यहाँ पे पोएट जो है उसकी बात कहता है और कहता है कि देखो बेसिकली ये है कि सिर्फ गॉड जो है वो सिर्फ हमें हमारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करता है। ह्यूमन बींग्स या आदमी जो हैं वो हमेशा आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्ट होंगे ही, ठीक है। सो इट इज़ लाइक कि आप खुद को बहला रहे हैं, आपको अपने आप को आप क्या कर रहे हैं, आप काइंड ऑफ कंसोल कर रहे हैं। लेकिन भगवान अकेले ऐसे हैं जो आपको, ही लव्स यू फॉर द पर्सन और फॉर योर सेल्फ। बाकी जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते ही हैं, ठीक है। ओनली सेल्फलेस लव इज़ ट्रू, ये बात बोली गई है और उसमें उनने सेल्फलेस लव किसका बोला है, गॉड्स लव। हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सिर्फ गॉड के लव को उन्होंने ट्रू लव बोला है, जो कि आपको उस चीज़ के लिए मोहब्बत करते हैं जो कि आप खुद हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम पोएम का। ये एक्सप्लेनेशन जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored rampart at your hair love you for yourself alone and not your yellow hair। अब ये बात किसने बोली है, पोएट ने, ठीक है। और बात किससे बोली गई है, एन ग्रेगरी से। अब बोला क्या गया है, इन above line the poet pays a compliment to the beauty of the young girl named N. Gregory. He says that she has a beautiful colored hair, yellowish hair. He says that many young men may fall in love with those beautiful hair which cover her ears on both sides. They will love her for not for herself alone but for her yellow hair। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो कहते हैं कि भाई आपको तारीफ कर रहे हैं वो, इट इज़ काइंड ऑफ एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यू हैव अ ब्यूटीफुल येलो हेयर, हनी कलर्ड हेयर, और आपको इफ देयर वुड बी मेनी यंग मैन हु वुड एक्चुअली फॉल इन लव विथ यू, बट वो
एक्चुअली जो आपकी जो बाल जो आपके कानों पे गिर रहे हैं वो बेसिकली अगर आपसे प्यार करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, तो वो आपकी जो हनी कलर्ड येलो हेयर हैं उनको देख के होंगे, ना कि आपकी इंटरनल खूबसूरती, आपकी इंटरनल ब्यूटी को देख के। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको कहा जा रहा है, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, नेवर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपने उसको थोड़ा सा उन्होंने वीकन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शैल लगा दिया है। नेवर अगेन इज अ काइंड ऑफ very strong statement to make, whereas shall is a kind of a possibility, right? never will होता तो never will के साथ ही मतलब होता कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनका आर्ग्यूमेंट है और बहुत स्ट्रॉन्गली वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे शैल है तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना कम है। ठीक है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट एट योर ईयर, यू लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इसमें अगर ईयर, हेयर, कलर्ड, अलोन, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर पॉइंट आपने समझा तो यहाँ पे दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आपको एक चीज़ समझ में आती है दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ लव, दैट द लव दैट द पोएट फील्स फॉर द यंग गर्ल, राइट, W.B. Yeats, but as I said it is not clear of what capacity, right? love could be of various natures, right? आप इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि प्यार है, लेकिन वो प्यार किस तरह का प्यार है। प्यार वो भी होता है जो एक बाप अपनी बेटी से करता है, प्यार दोस्तों के बीच का भी होता है, प्यार मैन एंड वुमेन के बीच का भी होता है। सो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर अबाउट द एग्जिस्टेंस, बिकॉज यू नेवर नो। यहाँ पे जब बात की थी, जो मैंने आपको थीम समझाई थी, तो मैंने कहा लव इज़ वेरी एविडेंट, द फीलिंग ऑफ लव दैट W.B. Yeats feel for in Gregory is very evident, but it is not very clear about what kind of love is manifested here. ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत क्लियर हो रही है। तो अगेन जब आपको कहा जा रहा है तो आप लव पोएम ज़रूर है, ये एक तरह की रोमांटिक पोएम ज़रूर है, बट अगेन यू रियली डू नॉट हैव टू कन्फ्यूज रोमांटिक पोएम विद द एमोरस फॉर्म ऑफ लव। ठीक है, एमोरस फॉर्म ऑफ लव वे मेन एंड वुमेन आर सेक्शुअली और फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर इज एमोरस फॉर्म ऑफ लव, राइट? लेकिन रोमांस का मतलब नेसेसरली वो नहीं होता है। ये हमें शाहरुख खान की फिल्में और ये जो यश चोपड़ा की फिल्में देख देख के हमारा जो नोशन बन गया है रोमांस का, वो एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर में जब हम रोमांस की बात करते हैं तो वो सच नहीं होता। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी क्लियर थॉट कि ये लव पोएम ज़रूर है, रोमांटिक पोएम ज़रूर है। W.B. Yeats रोमांटिक पोएट माने जाते थे, लेकिन नेसेसरली मेन वुमेन एमोरस फिजिकल लव की बात नहीं होती इसमें। ठीक है, इट कुड बी अ यूटोपियन लव, इट कुड बी स्पिरिचुअल लव, इट कुड बी लव ऑफ एनी डिग्री एंड एनी कैडर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सॉरी फॉर दी बैड हेल्थ। अगेन मैंने जो कल का वीडियो आपको भेजा था उसमें भी ये बात मैंने बोली थी, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी। आई रियली हैव अ वेरी बैड कफ एंड कोल्ड, बट सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों का एग्जाम का टाइम आ रहा है और हमें कोर्स कंप्लीट करना है, एंड आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपको कोर्स पढ़ना ही है। सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट काइंड ऑफ जस्ट पुलिंग इट अक्रॉस, राइट नाउ। But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. अब यहाँ पे किसने बात की? यहाँ पे ये आपने जो एक उन्होंने बात कही थी, इसका काउंटर किया है उसने। ठीक है, दिस इज बाय एन। ठीक है, यहाँ पे एन ने क्या किया? एन ने उनको काउंटर किया और उनको कहा कि बट, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपकी बात है। आपने कहा कि कोई भी भाई जो भी है मेरे येलो बालों की वजह से मुझसे अट्रैक्ट होगा, ये येलो बालों की वजह से मेरे से आएगा या मेरी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लाइन आपको पहले भी बोली थी कि यहाँ पे एन जो है वो कहीं ना कहीं फाइट कर रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, कहीं ना कहीं डिफेंस में अपने बोलती हैं कि ऐसा नहीं है, अगर मैं अपने बालों को चाहूँ तो मैं उसको ब्लैक या ब्राउन या कैरेट कलर के भी करा सकती हूँ। ठीक है, एन रिप्लाई करती है पोएट के कमेंट को कि भाई वो अपने बालों को डाई करा सकती हैं ब्राउन, ब्लैक और कैरेट हेयर। शी विल डू सो टू इंश्योर दैट यंग मेन will love her for herself, for her own sake and not for the sake of a beautiful yellow hair. ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक और चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि समझ में आ रहा है कि she herself believes, उनका खुद का भी ये कहीं ना कहीं मानना है कि उनके येलो हेयर जो हैं it is
समथिंग विच इज़ अ काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट। वो इस बात को मानती हैं और वो मानती हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी को एड ऑन करते हैं। और ये जो कलर्स उन्होंने बोले जो डिपिक्ट कर रही हैं वो कि कैरेट, ब्लैक और ब्राउन कहीं ना कहीं उनके येलो हेयर से कमतर हैं, या दीज आर नॉट प्लेजेंट टू लुक एट, राइट। और यहीं पे वो कह रही है कि अगर मैंने अपने बाल कलर करा लिए और किसी और बालों कलर करा लिया जो कि मेरे बालों से उतना अच्छा नहीं है जितने मेरे बाल हैं, तो भी लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक तरह से आयरनी आपको सिचुएशन की बहुत अच्छे से समझ में आती है कि वो खुद भी इस बात को कहीं ना कहीं मानती हैं कि येलो हेयर जो है आर मोर ब्यूटिफुल देन ब्राउन और कैरेट और ब्लैक हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन लाइंस में आपको कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या आप पोइट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आपको आदत होना बहुत ज़रूरी है कि जो बात जो कही जा रही है, लिखी जा रही है, वो तो ठीक है जो ऑब्वियस है, लेकिन जो चीज़ ऑब्वियस नहीं है वो क्या है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है। तो यहाँ पर आपको ये आयरनी समझ में आ रही है कि वो फाइट कर रही हैं, वो आर्ग्यू कर रही हैं कि भाई ऐसा नहीं है, अगर मैं अपने बाल कलर करा लूँगी तो भी जो है वो इंश्योर करूँगी मैं कि वो मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे बालों से नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे भी एक आयरनी सिचुएशन की ये है कि वो ये बात जानती हैं कि उनके बाल जो हैं कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन का कारण है, एंड वो खुद भी उसको कंसिडर करती हैं और वो खुद भी उसी माइंडसेट की हैं, वो खुद भी उसी माइंडसेट को डिनोट करती हैं कि खूबसूरती जो है मतलब बाहरी चीज़ों का आकर्षण जो है वो ज़्यादा होता है। जिस चीज़ को वो काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं कहीं ना कहीं वो खुद भी उसको डिनोट करती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई है। Now let's come to another one. I heard an old religious man but yesterday declare that he has found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब यहाँ पे आपको जब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बात बोली जा रही है, ठीक है। ये अगेन येट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है आपको पता चल रहा है कि 3 पैराग्राफ में या 3 स्टैंजर्स में पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है। पहला एक स्टेटमेंट था जो कि येट्स ने दिया, उसके ऊपर दूसरा जो स्टेटमेंट आया, काउंटर स्टेटमेंट आया, वो एन का आया, ठीक है। और थर्ड और कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है वो किसका आया, येट्स का आया। मतलब क्या है 3 स्टैंजर्स, ठीक है। 3 स्टैंजर्स में यहाँ पे मैं अलग से लिखती हूँ उसको तो आपको समझ में आएगा। टोटल conversation takes place in 3 stanzas, ठीक है। Now in 3 stanzas, in first Yeats makes a comment in second and gives a counter statement, ठीक है। In conclusive stanza, Yeats states the final verdict about the only true love that is by God, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। टोटल कॉन्वर्सेशन जो है पूरी पोएम का, अगर आप इसको मैं जिस्ट बता रही हूँ तो टोटल कॉन्वर्सेशन जो है पूरी पोएम का वो 3 स्टैंजाज में होता है। पहले स्टैंजा में येट्स एक कमेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड में एन जो है वो काउंटर स्टेटमेंट देती है उस कमेंट का, और थर्ड में जो कंक्लूसिव स्टैंजा है उसमें येट स्टेट करते हैं फाइनल वर्डिक्ट कि सिर्फ इस तरह का जो प्यार है जो कि सेल्फलेस लव है, द ओनली ट्रू लव इज़ दैट बाय गॉड एंड नॉट बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होता है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होती है कि इसके बाद इट इज़ लेफ्ट ओपन एंडेड। हाउ इट इज़ लेफ्ट ओपन एंडेड? बिकॉज हमें ये नहीं पता कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जाके एंड होता है। हमें फाइनली
बेसिकली ये एंड मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि येट से अपनी तरफ से इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है, पर हमें ये नहीं पता कि क्या इसके बाद एन ने कोई रिप्लाई किया, उन्होंने कोई जवाब दिया, उन्होंने इससे रिलेटेड कोई बात की, हमें ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अस और अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू द पोएम, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे इसको कंक्लूड कर दिया गया है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर अवेयर ऑफ, वी डू नॉट नो इफ इट इज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन और इट इज अ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्वर्सेशन, ये हमें नहीं मालूम है। सो द पोएम इज लेफ्ट open-ended because we do not know N. Gregory's response to the conclusive lines by the poet. ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इस लाइन में समझ लो, I had an old religious man, but yesterday night declared that he has found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. ठीक है? In the above lines, the poet concludes by saying that he heard a priest declare. अब यहाँ पे priest हमने क्यों बोला है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, we are talking about the settlement ऑफ, अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम संत महात्मा की बात करते हैं, राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं किस टाइम की, हम बात कर रहे हैं लेट 1800s में या अर्ली 1900s में इंग्लैंड और आयरलैंड की। तो आपको मालूम है कि वहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी थी वो, राइट। तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी में दो चीज़ें थी कि प्रीस्ट का रोल जो है बहुत आप कह सकते हैं बहुत डोमिनेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको मालूम है, जैसे मैंने कहा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस माहौल में वो पोएम जो है वो लिखी गई है। वो आज नहीं लिखी गई है जहाँ पे हम इक्वल राइट, जेंडर और फेमिनिज्म की बात करते हैं, या फिर हम एंटी अपार्थीड या रेशियलिज्म की बात करते हैं, राइट। दैट वाज द टाइम व्हेन इंग्लैंड एंड आयरिश पीपल वर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द वाइट रेस, ठीक है। उनको आप कह सकते हैं कि द स्किन ऑफ द कलर वाज वेरी मच देयर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो व्हाइल यू आर रीडिंग अ पोएम, ठीक है। अब इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे हमने प्रीस्ट लिखा है बिकॉज कैथोलिक उसमें प्रीस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है, और रिलीजियस मैन से हमारा मतलब, या हम उसको एनोटेट कर सकते हैं एज अ प्रीस्ट। डिक्लेयर्स ओनली द प्रीवियस नाइट दैट ही हैड फाउंड द होली बुक दैट ओनली गॉड लव्स ह्यूमन बीइंग्स फॉर देमसेल्व्स अलोन एंड नॉट फॉर देयर फिजिकल चार्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा दैट देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ पॉजिटिव, और आप कह सकते हैं देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ लव, ट्रू लव, विच इज द लव दैट गॉड हैज फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स अलोन कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लव, उसमें फिजिकल एट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाएंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बेसिकली बिकॉज ऑफ फिजिकल चार्म्स, अनलाइक ऑफ गॉड्स लव, अनलाइक दैट ऑफ गॉड्स लव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अब कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ समझ में आ रही है इस पोएम में, जितना मैंने आपको पार्ट समझाया उसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि आपको यहाँ पे एक तरह से लव फॉर गॉड इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ थीम, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा सा एक रिलीजियस बेंट भी यहाँ पे आपको इस पोएम में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे पोएटिक डिवाइसेस पे। पोएटिक डिवाइसेस जिनको हम अभी तक आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि पोएटिक डिवाइसेस को हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम पोएट्री कॉम्पोजिशन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब राइम स्कीम समझ लीजिए, अगर हमने इस पोएम को 18 लाइंस में डिवाइड किया है, हमने मतलब लिखने वाले ने किया है, ठीक है, जिसमें 3 यूनिट हैं, जिसमें 6-6 लाइंस हैं, मतलब क्या, बेसिकली 3 स्टैंजाज हैं, ठीक है, जिसमें 6 लाइंस ईच हैं, तो टोटल ऑब्वियसली 18 हो गई, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं यूनिट में आप देखेंगे एक राइमिंग स्कीम जो है वो बहुत ही ऑड राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एक दूसरे से राइम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेकंड, ठीक है, फोर्थ और सिक्स्थ एक दूसरे से राइम कर रहा है, ठीक है। इसको दूसरे कलर का कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वाइट कलर में कर लेते हैं, ये मिटा दें, ओके। देखो, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एक दूसरे से राइम कर रहा है। अब अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये फिर बी हो गया, ये डी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो समझ में आया। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई यहाँ पे, ए बी सी बी डी बी, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है इसकी, क्लियर है। देखो, डिस्पेयर, ईयर, हेयर, ठीक है, यही सेम चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देयर, डिस्पेयर, हेयर।
अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको एक और चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे रिपीटिशन जो है पोएटिक डिवाइस के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। मतलब डिस्पेयर और हेयर आप देख पा रहे हैं कि दोबारा ये सेकेंड स्टैंजा में भी यूज़ किया गया है। ठीक है, अगेन राइमिंग स्कीम आप समझ चुके हैं, A B C B D B। ठीक है, ये क्लियर है। क्योंकि डिस्पेयर और हेयर यूज़ किया गया है जो कि पहले लाइन में भी था, तो यहाँ पे क्या हो गया है, रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन, आपको एक पोएटिक डिवाइस बहुत क्लियर हो रही है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। अगेन आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं तो फिर वही चीज़ आ गई है। फिर यहाँ पे रिलीजियस मैन डिक्लेयर डियर हेयर। ठीक है, आपको यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल एक पैटर्न में क्या नज़र आया, आपको पैटर्न में ये नज़र आया कि यहाँ पे एक सिंपल सी राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है, ABCBDB। ठीक है, पूरे में। और आपको क्योंकि पहले और दूसरे में जो वर्ड्स हैं, डिस्पेयर, हेयर, हेयर बहुत बार यूज़ किया गया है, हेयर तो स्पेशली बहुत बार यूज़ किया गया है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे रिपीटिशन का भी एक तरह से फोकस किया गया है पोएटिक डिवाइस के तौर पे। नाउ एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी क्या होती है, एपोस्ट्रोफी पढ़ लेते हैं अपन। एपोस्ट्रोफी ये पोएटिक डिवाइस जो है जब यूज़ की जाती है जब पोएट एड्रेस कर रहा है हिज और हर पोएम टू एन एब्सेंट ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है कि जो बात हो रही है, इन दिस पोएम द पोएट फॉलो द डिवाइस ऑफ द एपोस्ट्रोफी एज ही इज एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू एन ग्रेगरी, बट वी रीडर्स नेवर सी एनी पॉइंट इन द पोएम, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि एन ग्रेगरी जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो कोई बंदी है, ये हमें मालूम है, लेकिन कौन है उसके बारे में हमें मिस्ट्री है। तो एक तरह से आप एलिमेंट ऑफ एपोस्ट्रोफी यहाँ पे कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मेटाफर। मेटाफर जो है बहुत सिंपल सा होता है, आपको मालूम है कि जब हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं मेटाफर ड्रॉ करना। ठीक है, मेटाफर मतलब आपने जब किसी चीज़ को बोला कि सीधे सीधे ये शख्स जो है ऐसा दिखता है, उसके लिए आप बोलेंगे मतलब ही इज़ अ लायन, तो ही इज़ अ लायन ये मेटाफर है, सिंपल सा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, पोएटिक डिवाइस जब आप कन्वर्ट करते हैं कंपेरिजन जो कि दो डिफरेंट चीज़ों के साथ होता है, ठीक है, और एक आइडियाज़ को जब आप साथ में लाते हैं। इस पोएम में अगर हम बात करते हैं तो मेटाफर जो है फोर्थ लाइन में यूज़ किया गया है जब एन ग्रेगरी के बालों को रैम्पर्ट ऑफ अ कैसल के साथ, रैम्पर्ट्स ऑफ अ कैसल के साथ, वो रैम्पर्ट ऑन द ईयर बोला गया है ना, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। जैसे अगर आप बात करते हैं रैम्पर्ट, जैसे कि कासल को बचाता है, शील्ड करता है, राइट, वैसे ही जो हेयर है उसको क्या कर रहे हैं, उसके फेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टू बी नॉट बीइंग एबल टू रिवील द फेस फुली, उसके सेंस में। उसके अलावा कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड जैसे हम बोलते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, येस्टरडे या येस्टरडे या येस्टर नाइट, मतलब कल और नाइट और येस्टरडे को मिला के एक बात बोली जाती है जब दो वर्ड्स को साथ में बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे 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 ब्रिटेन जब एग्जिट करा था कॉमनवेल्थ से, कॉमनवेल्थ कंट्री से, तो उसको ब्रेग्जिट बोला जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप कहते हैं तो इसको आप क्या, ब्रिटिश और एग्जिट, तो इन दो शब्दों को आपने साथ में लिया है आप। ठीक है, तो इनको आप कंपाउंड वर्ड्स के तौर पे भी बोल सकते हैं। तो अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली सिंगल वर्ड के तौर पे आप उनको यूज़ कर लेते हैं। इन दिस पोएम यहाँ पे आपने क्या किया, आपने येस्टर नाइट बोला। ठीक है, तो येस्टर नाइट जो है वो क्या हुआ, आपका कंपाउंड वर्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें और मैं बता दूं मैं कि इसके अलावा भी जो हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, रिपीटिशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, रिपीटिशन के अलावा हमने एक और चीज़ बात की है कि सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। सिंबॉलिक जो है वो येलो हेयर काहे के सिंबॉलिक है, एक्सटर्नल ब्यूटी के। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। आयरनी कहाँ पे आती है कि वो जो एन ग्रेगरी है वो कहती है कि मैं अपने बाल कलर करा लूँगी, एंड शी इज़ फाइटिंग विद द कॉन्सेप्ट कि नहीं, मैं अगर ऐसा करा लूँगी तो भी मैं अट्रैक्टिव रहूँगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब वो ये बात कह रही है तो उससे बात सामने आ रही है कि वो खुद भी मानती है कि ये चीज़ें जो हैं उसके बालों के हिसाब से या उसके लुक्स को कम कर देंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आयरनी है सिचुएशन में। अब बेसिकली हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, अब देखिए, व्हाट वाज नॉट लाइक्ड बाय द यंग मैन। अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि भाई क्या चीज़ें जो थी वो यंग मैन के द्वारा लाइक नहीं की गई हैं, द यंग मैन डू नॉट लव द रियल पर्सन बट लव अपीयरेंसेस। तो यहाँ पे जब आपने पोएट ने कहा है तो एक बात समझ में आती है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यंग मैन, सो दे basically are attracted towards the outer persona and not the inner person. ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा है that they are not really in love with the real person but they are more attracted to the appearances, right? Everyone wants that one should be loved for his or her actual personality and not by what he or she looks like. The young man does not like grey or yellow hairs and they do not care for the inner beauty but love.
तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि यहाँ पे हर इंसान चाहता है कि कोई इंसान हमें वैसे चाहे जैसे हम हैं, लेकिन अगर हम यंग लोगों की बात करते हैं तो आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं और वो उसी चीज़ को लेके चलते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी चाहता है कि लोग हमें वैसे प्यार करें जैसे हम हैं, और हर इंसान दूसरे इंसान में उसको आउटर लुक से ही जज करता है। यू टेंड टू जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। Second, what does the woman says that she can do to make herself more desirable to young men? What does this show? अब यहाँ पे she says that she would dye her hair brown, black or carrot colors. This shows that the young men give more importance to physical appearance than inner beauty. और ये कैसे हो रहा है डिपिक्ट? यहाँ पे वो ये लाइन जो बोलती है वो कहती है, so in order this will make young men really account for her inner beauty she feels, ठीक है, rather than just her appearance. ये चीज़ आ रही है, ठीक है। ये वो क्यों कहती है कि मैं अपने बालों को कलर करा लूँगी, ये वो सोचती है विल मेक यंग मैन रियली अकाउंट फॉर हर इनर ब्यूटी। वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये होगा अगर मैं अपनी फिजिकल ब्यूटी को कम कर लूँगी तो वो जो यंग मैन है वो एक चीज़ प्रूव करना चाह रही है पॉइंट कि देन यंग मैन विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पर्सन आई एम रादर देन जस्ट बीइंग अट्रैक्टेड टू मी फॉर द आउटर ब्यूटी दैट आई हैव, राइट। सो दैट इज व्हाई शी इज सेइंग। और ये हमें क्या डिपिक्ट करता है, ये चीज़ हमें दो चीज़ें डिपिक्ट करती हैं कि पहले वो शी इज़ वेरी अर्नेस्ट टू बी लव्ड फॉर द पर्सन दैट शी इज़, ठीक है। वो चाहती है कि लोग उसको इस वजह से पसंद करें जो वो है। और दूसरी चीज़ हमें इससे ये पता चलता है दैट यंग मैन जो है वो फिजिकल अपीयरेंस को इंटरनल या इनर ब्यूटी से ज़्यादा अहमियत देते हैं। Now, the poet in the poem for N. Gregory conveys that we should give importance to the inner beauty and not the physical appearance. Elaborate with the reference to the poem. आपको क्या करना है, इसको elaborate करना है। अब in the conversation that takes place between N. Gregory and another speaker, the poet, another speaker, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे poet है वो another speaker, ठीक है। यहाँ पे हम बात पोएट की कर रहे हैं। द पोएट हैज़ ट्राई टू शो दैट इनर ब्यूटी इज़ रियल ब्यूटी, वेयर एज जब आप बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंजेबल है और इस वजह से अनइम्पॉर्टेंट है, और इंटरनली इंसान जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, जबकि उसकी शारीरिक जो ब्यूटी है, बाहरी ब्यूटी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से डिटर्मिन होती है। आप कहाँ आपका जन्म हुआ, किस परिवार में आपका जन्म हुआ, वो चीज़ डिटर्मिन करती है। आपकी उम्र क्या है, इट इज़ सेड दैट यू नो इट इज़ नॉट यू हु इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ योर एज विच इज़ ब्यूटीफुल, राइट। आप अगर एक उम्र है आपकी तो उस ज़माने में आप खूबसूरत लगेंगे, धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपकी वो एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो फेड होती जाएगी। तो यहाँ पे पोएट ने एम्फसाइज क्या करने की कोशिश की है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी इंसान को उस तरह से देखिए जैसा वो है, ठीक है। द फर्स्ट स्पीकर सेज टू एन दैट यंग मैन लव हर फॉर द ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड मे लव हर फॉर व्हाट शी रियली इज, राइट, एंड मे नेवर लव हर फॉर व्हाट शी रियली इज। ये कहीं ना कहीं बहुत डिसहार्टनिंग है एन के लिए और वो इसको काउंटर करती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न। टू दिस एन रिप्लाइज that her hair color can be changed into black, brown or carrots, meaning that external beauty is all superficial and men should not love her for that. आप एक तरह से एक उसकी एक उसका वो जो वो डिसहार्टन होती है इस ख्याल से, वो चीज़ आपको नज़र आती है कि वो कहती है यार दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू बी लव्ड, राइट। ये तो चेंज भी हो सकता है बट यू शुड लव मी फॉर द पर्सन आई एम। कोई तुम्हें वैसे प्यार करे जैसे कि तुम हो, राइट। तो ये वाला जो फंडा है ये बहुत ज़्यादा डिपिक्ट हुआ है यहाँ पे। दो एंस रिप्लाई द पोएट हैज़ मेड क्लियर हिज प्रेफरेंस for internal beauty over physical appearance and finally conclusive statement में आता है कि सिर्फ भगवान जो है हमें वैसे प्यार करता है जैसे कि हम हैं, बाकी इंसानों की जब बात होती है तो उसमें फिजिकल ब्यूटी का क्राइटेरिया क्रीप इन हो ही जाता है, ठीक है। अब इसके साथ हम आ गए हैं एंड पे। बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम थी, आखिरी पोएम थी हमारे सिलेबस की, हमने बहुत अच्छे से की है।
आई एम श्योर कोई चीज़ मिस नहीं हुई होगी आपको। मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स व्यूज़ आपको समझाए हैं, राइट। दोनों कॉम्प्लेक्स, जब हमने थीम पढ़ी थी वो एक अलग व्यू था, बाकी जो हमने डिस्कशन किया वो एक अलग व्यू था, ठीक है। एक चीज़ समझो कि जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं, राइट, तो हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ते। चीज़ों को देखने का नज़रिया जो होता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहते हैं इसको, वो अलग 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 हो सकता है और आपको इतना ही दिमाग खोल के अपना पढ़ना होता है, ठीक है। उसके जो व्यूज़ होंगे वो आप अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिटवीन द लाइन्स का मतलब अलग होगा। आपको हर चीज़ को समझना है और फिर उसको आप किस तरह अपने शब्दों में लिख रहे हैं, दिस विल मेक ऑल द डिफरेंस, ठीक है। आई एम श्योर यू आर थ्रू विद इट, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद इट, एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी बिकॉज ऑफ द बैड हेल्थ। आई वाज अ लिटिल ऑफ, बट आई थिंक आपको जो मैंने समझाया था उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको अभी तक ऑब्वियसली आप स्टेप अप अकेडमी को कर चुके हैं सब्सक्राइब, तो बाकी जितने हमारे कोर्सेज हैं वो भी आप जानते हैं कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड यस, आपका एग्जाम आ रहा है, सो दिस हैप्पी लिटिल पैंडा जो हमारा प्यारा सा मैस्कॉट है वो भी चल के आ गया है आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहने। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, स्टडी हार्ड एंड बी गुड। थैंक यू सो मच।